हाईवे नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में आज प्रस्तुत है गौरी शंकर रैना की मूल कश्मीरी कहानी हाईवे का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर। रूपांतरकार हैं शैलेंद्र। तो लीजिए सुनिए नाटक हाईवे। मधु, मधु जरा फोन सुन लो। मधु, मैं कुछ काम कर रही हूँ, तुम ही सुन लो। प्लीज, आई एम गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस। डियर प्लीज प्लीज। और कितने प्लीज लगाओगे? ठीक है, सुन लेती हूँ। अरे सुनो सुनो, नहीं तुम रहने दो। मेरे ऑफिस से फोन आया होगा। मैंने अपने एग्जीक्यूटिव से ठीक 8:30 बजे फोन करने को कहा था। उसी का फोन होगा। हाँ, मैं देख लेता हूँ। ठीक है। हेलो, हाँ बोलो त्रिलोचन, क्या रिपोर्ट है? हाँ हाँ, कंसाइनमेंट चली गई क्या? तो प्रॉब्लम क्या है? नो नो त्रिलोचन, नो। हमें किसी भी तरह डेडलाइन मीट करनी है और आज ये काम होना ही चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? हाँ, ओके। मधु, ब्रेकफास्ट तैयार है? ब्रेकफास्ट टेबल पर रखा रखा पुराना हो गया है। जल्दी आइए, नहीं तो फिर से गर्म करना पड़ेगा। ये लो, अब हो गया तुम्हारा ब्रेकफास्ट। ये कॉल भी ऑफिस से आई है ना? हाँ, एक मिनट। हाँ बोलो नेगी। नो नो नो, टेल देम आई वोंट बी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट 3 days। आई एम बिजी। हाँ, तुम उन्हें नेक्स्ट वीक आने के लिए कह दो। ठीक है ठीक है। ओ यस, दैट सूट्स मी फाइन। और सुनो, पार्टी से जो भी फाइनल हो मुझे ऑफिस में बता देना। यहाँ फोन करने की जरूरत नहीं है। ओके? ये मेरे एम्प्लॉइज भी। सुनो, हाँ? एक और आइडिया दूं? यही ना कि मोबाइल भी ऑफ कर दूं? जी नहीं, तो अपना ऑफिस यहाँ घर में ही शिफ्ट कर लो। हाँ? आपके जाने का झंझट भी बच जाएगा। माय डियर वाइफ, मेरी मेहनत और लगन ने ही मुझे एक छोटी सी पोस्ट से आज सीनियर मैनेजर की पोजीशन पर पहुंचा दिया। और अभी मुझे बहुत आगे जाना है। अच्छा जी, तो कंपनी के फ्यूचर एमडी को एडवांस में बधाई दे दूं? अभी नहीं, अभी तो तुम्हारी दुआ ही काफी है। अच्छा जी। अच्छा चलो, तुम नाश्ता खत्म कर लो, मैं छोटू से तुम्हारा बैग और टिफिन गाड़ी में रखवाती हूँ। छोटू। अरे मधु, वो टेबल पर मेरा वॉलेट पड़ा होगा, वो ले आना प्लीज। लाती हूँ बाबा। ये लो वॉलेट। हाँ, थैंक यू। अरे ये मेरे मैले कपड़े क्यों ले आई? छोटू तुम्हारी ये शर्ट और पैंट धोने ले जा रहा था। अच्छा हुआ मैंने वक्त पर देख लिया। ओह गॉड, अच्छा हुआ, वरना आज तो मेरे कपड़ों का सत्यानाश हो जाता। और जरा पॉकेट्स चेक कर लेना प्लीज। कर लूंगी। अरे ये एक चिट्ठी पड़ी है तुम्हारी ट्राउजर की जेब में, ये देखो तो। चिट्ठी? ओह हाँ, याद आया, मौसी की चिट्ठी आई है जम्मू से। मौसी की चिट्ठी? हाँ। ये कब आई? अब कल आई थी। कमाल है, कल से आज तक तुमने चिट्ठी खोली तक नहीं। लिफाफा बंद का बंद पड़ा है। अब वो इनफैक्ट मैं मौसी माँ की चिट्ठी इत्मीनान से पढ़ना चाहता था, लेकिन कल ऑफिस में इतना बिजी रहा कि चिट्ठी का ध्यान तक नहीं रहा। एनीवे, अब ऐसा करो ना, अब तुम ही जल्दी से पढ़कर सुना दो प्लीज। ओफो, ये तुम्हारा प्लीज। पर अभी तो तुम इत्मीनान से पढ़ने की बात कर रहे थे ना? मजाक मत करो, जल्दी से पढ़ो ना। फिर से कहूँ प्लीज? ओफो, बस करो ये प्लीज प्लीज। चलो सुनो। चिरंजीव रमेश को मौसी का आशीर्वाद। ये चिट्ठी मैं अपनी पोती बेबी से लिखवा रही हूँ। मुझसे तो अब चिट्ठी लिखी नहीं जाती। तुझे पहले भी चिट्ठी भेजी थी, पता नहीं मिली या नहीं। रमेश बेटा, तुझे देखने को बहुत मन करता है। क्या तुझे कभी हमारी याद नहीं आती? जानती हूँ तू दफ्तर में बड़ा अफसर है, बहुत काम करता रहता होगा, फिर भी अपनी और बाल बच्चों की कुशलता की 2 लाइनें ज़रूर लिख देना। कभी दफ्तर के काम से जम्मू आना हो तो हमसे मिलने ज़रूर आना। तेरी मौसी। रमेश, मौसी तुम्हें बहुत याद करती है।
हाँ मधु, मैं भी मौसी माँ को कम याद नहीं करता। अब उनकी पिछली चिट्ठी मुझे मिल गई थी, लेकिन मैं चिट्ठी लिखने के बजाय उन्हें फ़ोन करना चाहता था ताकि कुछ देर उनसे बात कर सकूं, उनके हाल चाल पूछ सकूं। फिर उन्हें फ़ोन किया? हाँ, 2-1 बार ट्राई किया था, मिला नहीं। देखो, हो सके तो एक बार जम्मू हो आओ, एक दिन के लिए ही सही। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल मधु। अगले 2 महीने तक हैवी शेड्यूल है। फ्रैंकफर्ट जाना है, फिर न्यूयॉर्क और शायद जापान भी जाना पड़े। ओह गॉड, जापान से जो बायर आया है 10:30 पर उसके साथ मीटिंग है। आई हैव टू रश अप। ओके डियर, शाम को मिलते हैं। बाय बाय। अरे ये कपड़े तो यहीं रह गए। फिर दे दूंगा फिर। ये भी ना। दादी, दादी, ये देखो, इधर उधर जितने भी फोटोग्राफ रखे थे ना, मैंने इस एल्बम में लगा दिए हैं। देखो। ये तो तूने सचमुच बहुत बड़ा काम कर दिया बेबी। सुन, मेरे बक्से में भी कुछ फोटोएं रखी हैं, उन्हें भी लगा देना। हाँ जी, मैं अभी अच्छा, लेकर आ। अच्छा, हाँ दादी। ये ले बेबी, देख, बहुत पुरानी फोटोएं हैं। हाँ, दादी, ये सुंदर सी औरत कौन है जिसका हाथ पकड़े बच्चा खड़ा है? पहचान तो, कौन है? मैं कैसे पहचानूंगी? मैंने इन्हें देखा थोड़ी है। ओह दादी, इस बच्चे ने मुंह कैसे पिचका रखा है, जैसे अभी अभी किसी ने पीटा हो। अरे पगली, ये तेरा बाप है, बाल किशन। ओह नो, ये पापा है। हाँ। और ये मैं हूँ। मैं अपने चचेरे भाई के घर अनंतनाग गई थी। अच्छा। वहाँ किसी बात पर ये बाल किशन जिद करने लगा। अच्छा। मैंने इसकी पिटाई कर दी। ओह। भाई ने मिठाई देकर बड़ी मुश्किल से चुप कराया। ये फोटो भाई ने तभी खींची थी। बेचारे पापा। और ये फोटो किसकी है दादी? शक्ल से तो कुछ दादाजी जैसे लग रहे हैं। अरे दादाजी जैसे नहीं, ये तेरे दादाजी हैं। दादाजी हैं? हाँ। लेकिन दादी, दादाजी तो एकदम गंजे, मेरा मतलब है दादाजी के सर पे तो एक भी बाल नहीं था, और इनके सर पे तो इतने घने बाल हैं। अरे तेरे दादाजी हमेशा गंजे थोड़े ही थे, उनके सिर पर तो बालों का जैसे घोंसला बना रहता था। घोंसला? एक बार बहुत बीमार हुए, बस तब से उनके बाल गिरते ही चले गए। ओहो दादी, मैं थोड़ा पहले पैदा हो जाती तो दादाजी के सर का घोंसला भी देख लेती। दादी, ये भुट्टा खाते लड़कों को मैंने पहचान लिया। अच्छा, बता तो कौन कौन है? अच्छा बताती हूँ। ये पापा, हाँ, और ये रमेश अंकल हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना तूने। रमेश ने उस साल 10वीं पास की थी। अच्छा। ये फोटो तब की है। दादी, तुमने तो रमेश अंकल को काफी लंबे अरसे से नहीं देखा। पता नहीं अब देखोगी तो पहचान पाओगी या नहीं। अरे पगली, क्यों नहीं पहचानूंगी? अपनों की शक्ल कभी भूली जाती है भला। हाँ, ये तो ठीक है। बेबी बेटी, मेरा एक काम करेगी तू? हाँ हाँ दादी, बताओ क्या काम है? रमेश को एक चिट्ठी लिख दे। क्या फायदा दादी, रमेश अंकल जवाब तो देते नहीं है। अरे उसे मेरी चिट्ठी मिली ही नहीं होगी। दादी, इस बार हम ऐसा करते हैं, अंकल को रजिस्टर लेटर भेजते हैं। अरे वो उन्हें जरूर मिल जाएगा। ना बेबी ना। क्यों? रजिस्ट्री देखकर तो वो घबरा जाएगा, मैं उसका स्वभाव जानती हूँ। तू बस ऐसा कर, एक सादी चिट्ठी भेज दे। हाँ, जा, कागज कलम ले आ, मैं बोलूंगी, तू लिखती जाना। ठीक है। लेटर पैड और पेन तो ये रखा मेज पर। हाँ दादी, बोलो, क्या लिखना है? हाँ लिख, रमेश बेटा को मौसी का आशीर्वाद। रमेश बेटा को मौसी का आशीर्वाद। आशा करती हूँ तुझे ये चिट्ठी ज़रूर मिल जाएगी। रमेश, इस चिट्ठी के जवाब में तू खुद ही आ जाना। कब से तुझे नहीं देखा, एक बार आके मिल जा। तुझे देखने को ये बूढ़ी आंखें तरस रही हैं। बहू बच्चों को मेरा आशीर्वाद देना। रमेश, लो चाय लो। अरे ये चिट्ठी किसकी आई है? मौसी के अलावा और किसकी चिट्ठी हो सकती है?
क्या बात है रमेश, तुम्हारा मूड कुछ खराब लग रहा है? अब मौसी ने क्या कोई सख्त बात लिख दी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सॉरी को नहीं कहा, एक ही बात बार बार दोहराती हैं। तूने चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। उनकी चिट्ठियों का जवाब नहीं दे सकते तो कम से कम उन्हें एक फोन ही कर लेते, उन्हें संतोष हो जाता। अरे बाबा मधु, तुम्हें बताया तो था भाईजान का नंबर बदल गया है। अब कहीं से नया नंबर मालूम करूंगा, फिर फोन करूंगा। मधु विश्वास करो, मौसी से मिलने का मेरा भी मन करता है, लेकिन ऑफिस की मजबूरी आड़े आ जाती है। अब इस कंपनी में तनख्वाह अच्छी है, प्रमोशंस हैं, दूसरी सुविधाएं भी हैं, लेकिन छुट्टी की सुविधा नहीं है तो क्या करूं? कब से प्लान बना रहा हूं कि तुम्हें और बच्चों को लेकर कहीं बाहर घूमने जाऊं, साउथ अफ्रीका, यूरोप या कहीं और, लेकिन सारा प्लान धरा का धरा रह जाता है। रमेश, तुम्हारे जॉब में एक बात तो अच्छी है। क्या? हमें ना सही, पर तुम्हारी कंपनी तुम्हें दुनिया भर की सैर करा देती है, ऑफिशियल टूर के बहाने ही सही। तुम लोग कभी सुधरोगे नहीं। अरे सैर क्या खाक होती है? यू डोंट नो मधु, ये टूर बहुत डल और बोरिंग होते हैं। एयरपोर्ट और होटल, इन दो जगहों के अलावा कोई तीसरी जगह देखने को ही नहीं मिलती। मधु, मैंने तय कर लिया है। क्या तय कर लिया है? जैसे भी हो, इस बार बच्चों की वेकेशंस में हम सब लोग कहीं विदेश में ही जाएंगे। एंड दैट इज फाइनल। थैंक यू रमेश। You're welcome, you're welcome। वैसे ये भी खूब रही, बात तुम्हारे जम्मू जाकर मौसी से मिलने की हो रही थी और विदेश की सैर का प्रोग्राम हमारा बन गया। मौसी से मिलने का भी प्रोग्राम है, देखें कब संभव हो पाता है। शिव कुमार जी साहब। गाड़ी की स्पीड इतनी कम क्यों है? तुम जानते हो हाईवे से गुजरते हुए मुझे आसपास देखना पसंद नहीं। स्पीड बढ़ाओ। जी साहब। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। अब किसी चीज की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। और सुनो ड्राइवर, यहां से दाएं लो, गली में। हाँ हाँ, बस 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 यहीं रोक दो। नमस्कार भाई साहब। अरे रमेश, आओ 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 आओ, बैठो बैठो। कैसे हो? बस आप लोगों की दुआ है भाई साहब। हमें किसी से पता चला था कि तुम ऑफिस के काम से यहाँ आने वाले हो। कब आना हुआ? अब हम भाई साहब आए हुए तो काफ़ी दिन हो गए, लेकिन कुछ ऐसा बिजी रहा कि हाँ। मैं तुम्हारी मसरूफियत समझ सकता हूँ। अरे शीला जी। अरे देखो तो कौन आया है। भाई साहब चुप क्यों हो गए? बोलो। अरे मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो? भाई साहब आप कुछ कमज़ोर लग रहे हैं। सोरिशा ठीक, सब ठीक है ना? परेशान मत हो, ये तो बुढ़ापा दस्तक देने लगा है और कोई बात नहीं। ओहो, रमेश भैया आए हैं। नमस्कार भाभी। नमस्कार रमेश भैया, आज आप मुद्दत के बाद आए हैं। हमें भूल गए थे क्या? अरे शीला, तुम भी कमाल करती हो भाई। अरे उससे पानी वानी पूछने के बजाय शिकायत करने बैठ गए। भाई साहब भाभी जी को कहने दीजिए, मैं इनकी बात का बुरा नहीं मानता। रमेश भैया, अब बाकी बाद में कहूंगी, पहले आपके लिए पानी ले आऊं। अब और सुनाओ रमेश, घर में सब कैसे हैं? बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? भाई साहब दोनों बेटे देहरादून में पढ़ रहे हैं। अच्छा। वहीं हॉस्टल में रहते हैं। हाँ। छुट्टियों में हम उन्हें बेंगलोर ले आते हैं। भाई साहब पप्पू और बेबी नहीं दिखाई दे रहे। नमस्ते अंकल। लो नमस्ते। तुम्हारे याद करते बेबी हाजिर हो गई। और हाँ, पप्पू चंडीगढ़ में जॉब कर रहा है। ओ हाँ, याद आया। पिछली बार जब मैं आया था तो वो इंजीनियरिंग कर रहा था। हाँ। है ना? हाँ।
मौसी माँ भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। जरूर मार्केट गई होगी। मौसी माँ शुरू से ही बहुत एक्टिव रही है। आराम करना तो जैसे जानती ही नहीं। मौसी माँ घर में होती तो मुझे देखते ही मेरा माथा चूमने लगती और आशीर्वाद की झड़ी लगा देती। रमेश भैया। हाँ? रमेश भैया, अरे कहाँ खो गए? कुछ नहीं, बस ये लीजिए चाय। अरे भाभी, आप तो पानी लेने गई थी और फिर ये चाय। अब मैंने सोचा चाय भी लेती चलो, फिर इत्मीनान से बैठकर तुम्हारा हालचाल पूछती रहूंगी। शीला, अरे तुम्हें चाय नहीं कहवा लाना चाहिए था, भूल गई? ये कहवे का शौकीन है? नहीं भाई साहब, नहीं, वो अब कहवे का शौक नहीं रहा। चाय ही पीता हूँ, कभी कभी कॉफी। याद है रमेश, बाबूजी दीवान पर बैठे हुक्का पीते रहते थे और जैसे ही तुम कॉलेज से आते थे वो माँ को आवाज लगाते थे, सुनती हो रमेश आ गया, जल्दी से इसके लिए इलायची और बादाम वाला कहवा लाओ। हाँ, थोड़ा सा मेरे लिए भी ले आना। हाँ, मुझे याद है मुझे। और मौसा जब भी मुझे कुर्सी पर बैठे पढ़ता देखते तो दीवान से उठकर अपनी कांगड़ी मुझे दे देते। मैं मना करता तो प्यार से डांट भी देते थे। अच्छा रमेश, तुम चाय पियो। हाँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अरे हाँ रमेश भैया जी, यहाँ आए थे तो मधु को भी साथ ले आते, अरे उनसे भी मिलना हो जाता। अब भाभी ले तो आता, मगर वो होटल में बैठे अकेले बोर हो जाती। मैं तो यहाँ अपने कंपनी के काम से आया था, उसे कंपनी दे नहीं पाता। अरे वाह, वो होटल में क्यों रहती? अरे यहाँ रहती हमारे साथ। हाँ शीला, जरा सुनो तो। जी अभी आती हूँ रमेश भैया। हाँ, भी हाँ। आती हूँ। रमेश भैया, हाँ। तुम बेबी से बातें करो, हाँ। मैं जरा। ठीक है। पहले भाईजान एकदम से उठकर चले गए, अब भाभी भी चली गई। भला ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया? ये भी नहीं सोचा कि मैं इतनी दूर से मिलने आया हूं। ये लोग क्या सारे मैनर्स भूल गए? मौसी माँ का इंतजार ना होता तो मैं अब 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकता। पता नहीं वो कब आएंगे। अंकल, हाँ, चाय और लेंगे? नहीं बेबी, नहीं, थैंक यू। अब वैसे बेबी, तुम आजकल क्या कर रही हो? इस साल बीकॉम फाइनल में हूँ अंकल। बीकॉम फाइनल? ओह, बहुत बड़ी हो गई है। आगे क्या करने का इरादा है? एमबीए करना चाहती हूँ अंकल। ओह, दैट्स वेरी गुड एंड आई विश यू गुड लक। थैंक यू अंकल। बेबी, ये भाई साहब कहाँ चले गए? पापा दूसरे कमरे में हैं, दादी के पास। मौसी के पास? मैं समझा नहीं। दादी बहुत दिनों से बीमार है। क्या? मौसी बीमार हैं? क्या तकलीफ है उन्हें? दादी को पीलिया हुआ था, ठीक होने लगी थी पर तभी रिलैप्स हो गया। ओह गॉड, अब मैं जरा मौसी से मिलकर आता हूँ। लो माँ, थोड़ा सा दलिया और खा लो। लो। जिद ना कर बेटा, नहीं खाया जाता। अच्छा, रहने दो। शीला, जी ये बर्तन ले जाओ। जी जी। बाल किशन, बेटा मेरा तकिया ठीक कर दे। अच्छा, मैं अब लेटूंगी। ठीक है। ये ठीक करो। हाँ, ये लो माँ, ठीक है। भाई साहब। आओ रमेश, आओ। ये क्या हालत हो गई? चेहरा एकदम पीला, शरीर में जैसे हड्डियां ही बाकी रह गई। ये वही मौसी माँ है जो बारामूला के गांव में साल भर का धान अकेले कूट लेती थी, जो कड़ाके की ठंड में बर्फीली सड़कों पर मीलों पैदल चली जाती थी। और आज ये किसी बेजान पक्षी की तरह बिस्तर पर पड़ी है। रमेश, खड़े क्यों हो? बैठो। बाल किशन, कौन आया है? मौसी माँ, मैं हूँ रमेश। रमेश? हाँ। तू आया है बेटा? मौसी, इधर आ बेटा। अरे मैं तो उठ नहीं सकती बेटा। मौसी, लेटी रहो।
तू ही मेरे पास आ जा। हम तेरा माथा चूम लूं। तू बड़ा आदमी बने, खूब तरक्की करे। बेटा रमेश, तुझे देखकर कलेजा ठंडा हो गया। बहुत सुख मिला बेटा। मौसी, मैंने कई बार यहाँ आने की कोशिश की, लेकिन मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ तेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। और तू इतनी दूर से आना क्या आसान बात है बेटा। पर बेटा, मैं तुझे बहुत याद करती हूँ। तेरी लाइफ हिरन और शॉल मैं हरदम अपने पास रखती हूँ बेटा। ये देख, मेरे पास ही पड़ी है। ये दोनों चीजें तू अपनी पहली तनख्वाह पर मेरे लिए लाया था, याद है ना? हाँ मौसी, याद है। और अपने मौसा के लिए रंगीन कागज और शीशे से सजी कांगड़ी लाया था। तेरे मौसा आने जाने वालों को बड़े चाव से वो कांगड़ी दिखाया करते थे। और एक बार तूने हम सबको लाल चौक में बहुत बढ़िया खाना खिलाया था। याद है ना बेटा तुझे? हाँ, याद है मौसी, याद है। मौसी माँ को आज भी मेरी एक एक बात याद है, लेकिन मैंने कुछ भी याद नहीं रखा। ये भी भुला दिया कि मौसी ने मेरे लिए कितना कुछ किया। खुद तकलीफ छेड़कर मुझे हर तरह की सुविधा दी, पढ़ाया लिखाया। मैंने तो ये भी याद नहीं रखा कि 12 साल की उम्र में जब मैं अनाथ हो गया था, तब मौसी माँ ने ही अपनी ममता की छांव में मुझे सहारा दिया था। अरे रमेश बेटा, मत रो। अरे तेरी माँ नहीं रही तो क्या, मैं तो हूं ना। देख बेटा, अब मैं तेरी मौसी नहीं, मौसी माँ हूँ। तेरी मौसी माँ तुझे कभी रोने नहीं देगी। अब तू मेरे ही पास रहेगा। मैं तुझे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, लायक बनाऊंगी। और देख, अब ये बाल किशन मेरा बड़ा बेटा और तू मेरा छोटा बेटा। मौसी माँ। बस चुप हो, चुप हो। अरे रमेश, न जाने तो यूनिवर्सिटी में क्या करता रहता है। अरे बेटा, जल्दी से पढ़ाई खत्म करना। मेरी अच्छी मौसी, तुम ये क्यों नहीं समझती कि कोर्स अपने समय पर ही पूरा होता है और इम्तिहान भी किसी कायदे के अंदर होते हैं। अरे वो सब तो ठीक है बेटा, पर देख, तेरे मौसा अभी सर्विस में हैं, तुझे कहीं ना कहीं नौकरी दिला सकते हैं। बेटा, कल को वो रिटायर हो गए तो किससे तेरी नौकरी की बात करूंगी मैं? मौसी माँ, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो। मैं बेटा, तेरी नौकरी लग जाए ना, फिर मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। मौसा ने अपने एक परिचित के एक्सपोर्ट हाउस में मुझे जॉब दिलवा दी, जबकि बालकृष्ण भैया उन दिनों रोजगार दफ्तर के चक्कर काट रहे थे। मौसी माँ ने अपनी सारी ममता अपने बेटे के बजाय मेरे ऊपर उड़ेल दी, जिसके प्यार ने मुझे कभी माँ की कमी नहीं महसूस होने दी, जिसके सहारे आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा। क्या मैंने उसके बारे में एक बार भी सोचा? कभी भूले से भी उसकी सुध ली? इन बूढ़ी आंखों ने मुझे कितना खोजा होगा, कितनी बार पुकारा होगा।
क्या मेरी अंतरात्मा ने कभी आवाज सुनी? इन 90 दिनों में 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट के लिए मौसी माँ के पास बैठकर जैसे अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। जैसे इन 15 मिनटों में ही मौसी माँ का सारा ऋण चुका दिया। छी, कितना स्वार्थी हूं मैं। मौसी माँ, तुमने मुझसे कितनी अपेक्षाएं की होंगी, लेकिन मैं क्या निकला। हो सके तो इस स्वार्थी आत्म केंद्रित रमेश को माफ कर देना, माफ कर देना। रमेश, हाँ, भाई साहब, आपने कुछ कहा? तुम्हें देर हो रही हो तो? हाँ हाँ भाई साहब, वो कुछ ज़रूरी काम है। अच्छा, अब चलूँगा। ये मौसी शायद सो गई हैं। हाँ, जगा दूं? नहीं नहीं, सोने दीजिए। भाई साहब, ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, इसको रख लीजिए। ठीक ठीक। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्कार भाई साहब, मैं कल फिर आऊँगा। ठीक। शिव कुमार जी साहब। तुम गाड़ी वापस ले जाओ। जी साहब, आपको लेने कब आऊं? उसकी ज़रूरत नहीं, मैं अपने आप आ जाऊंगा। तुम जाओ। अच्छा साहब। बहुत दिनों तक हाईवे पर चलता रहा। आज हाईवे छोड़कर आसपास की सड़क पर चलना चाहता हूं। हाईवे नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में अभी आप गौरी शंकर रैना की मूल कश्मीरी कहानी हाईवे का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। रूपांतरकार थे शैलेंद्र। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। प्रस्तुति सहायक थे विजयलक्ष्मी शर्मा और सुधीर राजौरिया। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, नंदकिशोर वर्मा, मंजू मैनी, वीना होरा, राजेंद्र वर्मा, आरती शर्मा और हर्ष बाला। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।